हेलो बच्चों, पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था एराइल हैलाइड को बनाने के मेथड, और साथ में पढ़ लिया था एराइल हैलाइड में जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होती है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एराइल हैलाइड की केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड की अगर आपको केमिकल रिएक्शन की बात करनी हो तो हमने कल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब बात की थी यहां पर ये जो है ये लोन पेयर्स यहां रिंग में आएंगे। रिंग में आने के कारण ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पर डीलोकेलाइज्ड होगा। जब नेगेटिव चार्ज इस तरीके से यहाँ पर डीलोकेलाइज होगा तो हम ये बोल सकते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर तो क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, लेकिन मेटा जो पोजीशन है उस पर कभी भी नेगेटिव चार्ज जो है नहीं आता है। दैट मीन्स ये जो है एराइल हैलाइड की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या शो कर रही हैं, वो इस चीज़ को शो कर रही हैं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम नॉर्मल एराइल हैलाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो X अगर Cl Br या I हो तो यहाँ पर -I जो है वो +M से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। -I जो है वो +M से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके कारण हम यहाँ ये बात बोल सकते हैं कि ये ओवरऑल रिंग में से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। इस कारण हैलोजन को, एराइल हैलाइड्स को क्या बोला जाता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स जो ओवरऑल रिंग में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं उन्हें बोला जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स को, लोन पेयर्स को यहां देगा तो रिंग में ऑर्थो और पैरा पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैच होगा तो कहां पर अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैच होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देंगे एराइल हैलाइड, वो कहां पर देंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो होंगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन जैसी आप रिएक्शन करवाएंगे तो एराइल हैलाइड देगा, डीएक्टिवेटिंग है तो ये मेटा पे देना चाहिए। हम जानते हैं कि जितने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि डायरेक्टिव इफेक्ट जो है, डायरेक्टिंग इफेक्ट किससे कंट्रोल होता है, रेजोनेंस से कंट्रोल होता है। तो हम यहां लिख देते हैं डायरेक्टिव इफेक्ट is only controlled by resonance or mesomeric effect. It is not controlled by
इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है कहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर आ रहा है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इजीली क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देंगे एराइल हैलाइड। दूसरी हम बात करते हैं कि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस तरीके से शो करते हैं। तो पहली रिएक्शन एराइल हैलाइड ने कैसी रिएक्शन दी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पे होंगी, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो बच्चों यहाँ पर एराइल हैलाइड की जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनसे क्या बात पता चल रही है, उनसे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो ये कार्बन और हेलोजन के जो बीच का जो बॉन्ड है यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से 5 में से 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड को तोड़ना जो है इतना आसान नहीं होगा। तो जब इसको डिसोशिएट करना या तोड़ना यहाँ से आसान नहीं होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये क्या देगा, कम देगा। दैट मीन्स हम यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं, एराइल हैलाइड्स आर very less reactive towards nucleophilic substitution reaction। रीजन क्या है, यहां पर 2 रीजन है। पहला क्या है कि कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वहां पर क्या आ जाते हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर आ जाते हैं जिसके कारण ये बॉन्ड इजीली यहां से डिसोशिएट नहीं हो पाता। जबकि एल्काइल हैलाइड में क्या होता था, यहाँ कोई पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता था। अब वहां क्या थी, रिएक्टिविटी ज्यादा थी और यहां पर रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। एल्काइल हैलाइड आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन क्या है, सबसे पहला क्या कि यहाँ पर क्या आ रहे हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं। दूसरा एक चीज देखो कि अगर आप एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, किसकी, एल्काइल हैलाइड की, तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो होगा वो sp3 और X के बीच में होगा, जबकि यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो sp2 कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो वो इजीली यहां से डिसोशिएट नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इन 2 रीजन की वजह से जो है एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये देते हैं। इन जो रिएक्शंस को हम बोलते हैं या तो ARSN2 मैकेनिज्म देगा या बेंजाइन मैकेनिज्म देगा। तो हम इसकी केमिकल रिएक्शंस की ओर चलते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि एराइल हैलाइड जो है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कार्बन और हेलोजन के बीच में। दूसरा ये जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी जो है CX बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। दैट मीन्स अगर इसको नॉर्मल एल्काइल हैलाइड के साथ कंपेयर किया जाए तो एल्काइल हैलाइड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, जबकि एराइल हैलाइड जो है वो कम रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट मीन्स वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एराइल हैलाइड कम रिएक्टिव होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये कौन कौन सी मैकेनिज्म को शो कर सकता है। तो कौन कौन सी मैकेनिज्म को शो कर सकता है, इसकी अगर बात आए तो सबसे पहले तो क्या हो सकता है, यहाँ पर सबसे पहले तो क्या हो सकता है, ARSN2 मैकेनिज्म में। ARSN2 मैकेनिज्म में क्या है, यहाँ पर इसके पास में न्यूक्लियोफाइल आया और यहाँ पर ये दोनों जुड़े हुए रहेंगे काफी देर तक, एक इंटरमीडिएट बनेगा। तो देखो
SN2 रिएक्शन में भी ऐसा ही होता था, न्यूक्लियोफाइल आता था और दोनों यहाँ पर अटैच्ड रहते थे और उसके बाद में फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता था, फर्स्ट स्टेप के अंदर हेलोजन यहाँ से रिमूव हो जाता था, तो उसे हम बोलते थे SN2 मैकेनिज्म। अब ये SN2 मैकेनिज्म जो हो रही है यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स में हो रही है, इस कारण इसे हम बोलेंगे बाइमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको नाम दिया जाता है ARSN2 मैकेनिज्म। अगर आपसे बात की जाए SN2 और ARSN2 में से फास्ट कौन सी होगी, तो SN2 फास्ट होगी, ठीक है, और ARSN2 क्या होगी, स्लो प्रोसेस होगी। अब देखिए हम जानते हैं कि कोई भी अगर हमने न्यूक्लियोफाइल लिया, कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल लिया, वो क्या होगा, एक अच्छा बेस भी हो सकता है। दैट मीन्स आपने OH माइनस लिया तो ये क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या फिर बेस भी हो सकता है। अगर आपने NH2 माइनस लिया तो ये न्यूक्लियोफाइल भी है और क्या है, बेस भी है। अगर मान लीजिए इन दोनों में से ये वाला ले लिया NH2 माइनस, तो ये क्या करेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करेगा, इस sp2 कार्बन से यहां से क्या कर सकता है, पहले प्रोटॉन को निकाल सकता है। तो क्या कर सकता है, वो प्रोटॉन को यहां से रिमूव कर सकता है, जिसके कारण इनके निकलने से यहां पर क्या बन जाएगी, बेंजाइन बन जाएगी। तो दैट मीन्स सबसे पहले यहां पर क्या होगा, बेंजाइन मैकेनिज्म में X और H जो हैं ये दोनों यहां से क्या निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, जिसके कारण क्या मिलेगा, आपको बेंजाइन मिलेगा। तो उसमें क्या हो रहा है, एलिमिनेशन, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में इस बेंजाइन पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। तो इस मैकेनिज्म को हमेशा यहां पर ध्यान रखना है आपको कि बेंजाइन कैसी मैकेनिज्म देगी। अगर हैलोजन का रिमूवल करना है आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, तो दो तरीके से हो सकती है। कौन कौन सा, एक तो ARSN2 मैकेनिज्म और दूसरा बोला जाएगा बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन में पहले होगा एलिमिनेशन, इस H और X बॉन्ड का क्या होगा, एलिमिनेशन, उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि बेंजाइन कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है। तो बेंजाइन कैसी रिएक्शन देती है, बेंजाइन देती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहले बेंजाइन के बनने के प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन, और उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने को क्या बोलेंगे, एडिशन। दैट मींस बेंजाइन मैकेनिज्म को क्या बोला जाएगा, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म बोला जाएगा। अब देखिए अगर आप ARSN2 की ओर आते हैं तो यहां पर क्या होगा, SN2 की तरह ही पहले तो न्यूक्लियोफाइल और ये दोनों जुड़े रहेंगे, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और ट्रांजिशन स्टेट के अंदर दोनों जुड़े हुए रहते हैं, दोनों ही क्या रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। तो पहले क्या हो रहा है, एडिशन, और उसके बाद में क्या होगा, एलिमिनेशन। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं उसे बोला जाएगा ARSN2। ये क्या है, बाइमोलिक्यूलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किनमें, एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो जब भी आप हेलोएरीन लेंगे या एराइल हैलाइड लेंगे तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। स्लो स्टेप के अंदर क्या होगा, अगर मान लीजिए स्लो स्टेप के अंदर यहां पर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या है, एक अच्छा बेस भी है और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। तो यहां पर क्या होगा बच्चे, यहां पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये इसलिए इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि यहां पर इसका क्या है, -I इफेक्ट है, ठीक है। दैट मीन्स इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी क्रिएट होगी कौन से, इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल के अटैक के वजह से। तो यहां पर जो है इसके अटैक के बाद क्या प्रोसेस होगा, जैसे ये यहां पर अटैक करेगा ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण आपको प्रोडक्ट जो, इसके कारण आपको क्या मिलेगा, XNU, ठीक बात है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है
कंप्लीट रिंग के अंदर क्या होगा, डीलोकेलाइज्ड होगा। कंप्लीट रिंग में क्या होगा, डीलोकेलाइज्ड होगा। तो यहां पर जो है क्या हो रहा है, इनकी ये जो तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनका रिजोनेंस हाइब्रिड क्या बन रहा है बच्चे, रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है। ये यहां पर माइनस चार्ज और ये X और ये Nu दोनों यहां पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर इस इंटरमीडिएट को बोला जाता है, इंटरमीडिएट को बोला जाता है यहां पर मीसेनहीमर कॉम्प्लेक्स। यहां पर इसे क्या बोला जाएगा, मीसेनहीमर कॉम्प्लेक्स यहां पर इसको बोला जाता है। तो इस मीसेनहीमर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जितनी होगी उतना ही इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी होगी। दैट मीन्स आप यहां बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ ArSN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ArX की कंसंट्रेशन पर और दूसरा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। ठीक बात है, रेट जो है इन दोनों के ऊपर इनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं रेट जो है, रेट ऑफ ArSN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। जो भी मीसेनहीमर कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तो जब यहां पर ये बन जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद फास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, यहां पर फास्ट स्टेप में यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां और हेलोजन जो है वो इजीली यहां से रिमूव हो जाएगा। तो आपको क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, मैं जो प्रोडक्ट है वो यहां पे लिख रहा हूं। तो जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा बच्चे, ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट यहां पर कर दिया है। और ये किसमें हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये जो है ArSN2 मैकेनिज्म होती है। क्यों होती है, ArSN1 होता तो पहले यहां से हेलोजन निकल जाता, यहां पर क्या आता, पॉजिटिव चार्ज आता और उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता, तो उसे हम बोलते ArSN1। अब हम इसको क्या बोलेंगे, ArSN2। अब यहां पर एक चीज ध्यान में देने की है कि यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ArSN2। तो यहां पर ये देखो इसके अंदर क्या बन रहा है, ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को ये बढ़ाएंगे। दैट मीन्स मैं आपसे ये बोल दूं यहां पर कि रेट ऑफ ArSN2, रेट ऑफ ArSN2 तो हेलोजन के साथ कितने लगे हों, हेलोजन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, कहां पर, ऑर्थो, पैरा और मेटा पर। तो बात की जाए कि यहां पर क्या है, इनकी ArSN2 की रिएक्टिविटी की अगर बात की जाए तो जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं ऑर्थो, पैरा और मेटा पर, उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, फास्ट होगी। तो इनकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी, इनकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो आपको इसको क्या करना है, इनका रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो समझना है। अब जो है रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है ArSN2 का ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछूं तो पहले क्या होता था, अगर आपको SN2 का ऑर्डर पूछता तो SN2 में क्या लिखता मैं, RF, RCl, RBr एंड RI।
तो यहां पर रिएक्टिविटी के ऑर्डर को अगर हम कंपेयर करें बच्चे, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहां पर डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर, लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड करता है। SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी जो है लिविंग ग्रुप एबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसके कारण यहां पर रिएक्टिविटी क्या होगी, Ri की सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर यहां पर इनकी रिएक्टिविटी की ऑर्डर बात की जाए और ArSN2 पूछा जाए तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरोबेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन, फिर ब्रोमोबेंजीन और सबसे लास्ट होगी आयोडोबेंजीन की। कारण क्या है कि जितना ज्यादा ये यहां इस कार्बन से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उतना ही क्या होगा, यहां पर डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, और जितनी यहां डेफिशिएंसी क्रिएट होगी उतना ही ArSN2 रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या है, कुछ बच्चे यहां पर ये सोचेंगे कि सर इसका तो +M ज्यादा होता है -I से। ठीक बात है, तो बेटा यहां पर इस कार्बन पर कहां +M लग रहा है, इस कार्बन पर तो खाली -I ही लग रहा है, +M तो पूरी रिंग पर लग रहा है। तो -I का ऑर्डर क्या है, -I का ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इस कार्बन से हमें क्या देखना है, इस इप्सो कार्बन, जिसको क्या बोला जाता है, इप्सो कार्बन पर आपको सब्स्टिट्यूशन करवाना है। इस इप्सो कार्बन पर क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतना ही न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर पाएगा। दैट मीन्स यहाँ क्या होगा, रिएक्टिविटी फास्ट हो जाएगी। तो अगर हेलोजन सेम दिया हो तो नीचे विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होने चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, मीसेनहीमर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर अगर दिया जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेंजीन के टाइम, और ये जो है ऑर्डर है आपको दिया जाता है, और यहां पर बच्चे जो हैं गलत करके आ जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं जोर देके कि यहां अगर बेंजीन वाला है तो फ्लोरोबेंजीन, और अगर नॉर्मल SN2 रिएक्शन की बात की जाए तो एल्काइल आयोडाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस तरीके से जो है आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि ArSN2 की रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सेट करिए। तो ArSN2 का फर्क क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखना होता है कि इस इप्सो कार्बन पर जो हेलोजन लगा है वो सेम है क्या, सभी पर सेम है, सभी पर सेम है। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको ये देखना होगा, फ्लोरोबेंजीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन से, और ब्रोमोबेंजीन आयोडोबेंजीन से। उसके बाद आप देखिए ArSN2 का जो मैकेनिज्म करवाया है उसके अंदर रिंग के अंदर ऑर्थो और पैरा पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। तो दैट मींस अगर नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींचेंगे तो मीसेनहीमर जो कॉम्प्लेक्स जो आपको बनाया उसकी स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो ArSN2 की जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मीसेनहीमर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पर, और मीसेनहीमर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स पर। तो यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इसका क्या है, -M एंड -I, यहाँ पर इसका क्या है, -I, यहाँ पर इसका -M -I, इसका ओनली -I, यहाँ पर इसका -M एंड -I, और यहाँ पर इसका -I। अब फिफ्थ का अगर बात की जाए तो इसका -M एंड -I, इसका -M एंड -I, और इन तीनों का क्या है, -M -I, -M -I, तीनों का -M एंड -I हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किसके अंदर है, तो वो 6 के अंदर है। तो 6 ArSN2 की रिएक्टिविटी का अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 6th हो जाएगा। तो 6th के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, 5th हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहां पर जो है ये ग्रुप तो सेम है, इन दोनों में, इन दोनों को कंपेयर करिए तो ये ग्रुप तो सेम है। अब होने के बाद यहाँ पर -M, तो ऑर्थो पे या मेटा पे बात की जाए तो दोनों पे ही -M क्या है, सेम है। लेकिन अब बात आएगी -I से, तो -I क्या है, इसका ज्यादा है। तो इसके बाद हो जाएगा 4th। अब 4th के बाद अब अगर आप बात करेंगे 1st और 3rd की तो यहां पर -M और -I है एक का, जबकि यहां पर इसका क्या है, -I है। तो अब यहां पर इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे पर तो आप देखोगे कि इसका तो -I ज्यादा है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि डीएनपी रूल के कारण। जबकि यहां पर -i जो है कम है, तो -m तो दोनों में बराबर ही लग रहा है। -i किसका है? इसका ज्यादा है। तो फर्स्ट के बाद थर्ड, और यहां पर ओनली क्या लग रहे हैं? -i। तो ये ArSN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो हो जाएगा। ArSN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर दिया जाए तो मीज़ेन-हीमर कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही क्या हो जाएगा? वही ArSN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद जो हम चल रहे हैं वो चल रहे हैं बेंजाइन मैकेनिज्म की ओर। तो बच्चों यहाँ पर जो है, अगर एराइल हैलाइड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी आपने स्ट्रॉन्ग बेस यहां पर दे दिया, तो ये क्या कर सकता है? ये दो तरीके से, एक तो यहां इस पर अटैक करे, ये दोनों जुड़ के रहें, तो ArSN2 मैकेनिज्म कर सकता है। लेकिन ये ऐसा ना करके ये क्या करता है? सबसे पहले इस प्रोटॉन को यहां से रिमूव करता है। तो रिमूव अगर करेगा तो NH3 यहां से निकल गया, ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे एराइल हैलाइड के साथ में, तो क्या हो जाएगा? तो यहां से सबसे पहले प्रोटॉन यहां से निकल जाएगा। जब यहां से प्रोटॉन निकलेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चे? यहां पर देखना, यहां पर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां अटैक करेगा तो यहां से हैलोजन जो है रिमूव हो जाएगा, जिसके कारण आपको ऑब्टेन क्या होगा? आपको ऑब्टेन होगा बेंजाइन, ठीक है। तो अगर आप पहचानेंगे कैसे कि एराइल हैलाइड के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया तो आपको क्या मिल जाएगी? बेंजाइन ऑब्टेन होगी। तो अगर बेंजाइन बन गई है, बेंजाइन, तो बेंजाइन जो है वो क्या है? इंटरमीडिएट है। यहां पर सबसे पहले क्या हुआ है? एलिमिनेशन हुआ है, जिसके कारण आपको क्या ऑब्टेन हुई है? बेंजाइन ऑब्टेन हुई है। अब ये जो बेंजाइन है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है, इलेक्ट्रोफाइल होती है, और बेंजाइन कैसी रिएक्शन देती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करती हैं। तो अगर आपने NH2- जो सॉल्यूशन के अंदर फिर से है, वो क्या करेगा? वो यहां पर अटैक कर जाएगा, जिसके कारण आपको क्या ऑब्टेन होगा? NH2 नेगेटिव। अब इस पर क्या होगा? यहां पर सॉल्वेंट में जो H प्रोटॉन है वो क्या हो जाएंगे? यहां पर आकर अटैच हो जाएंगे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? एनिलीन ऑब्टेन होगा। तो चाहे आप ArSN2 कराओ चाहे बेंजाइन कराओ, होना वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, किनमें? एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। लेकिन ये जो मैकेनिज्म है इसमें पहले हुआ एलिमिनेशन, उसके बाद में NH2- और H+ का हुआ एडिशन। तो यहां पर जो है एडिशन हो रहा है, इस कारण इस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है? इस मैकेनिज्म को बोला जाता है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये क्या है? एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म यहां हो रहा है, ठीक है बच्चे। तो हम यहां पर अल्काइल हैलाइड में यहां पर अगर वीक बेस ले लेते तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि यहाँ sp2 कार्बन से ये प्रोटॉन को इजीली रिमूव कर सके। तो ये जो प्रोटॉन इजीली रिमूव यहाँ से नहीं होता अगर आपने वीक बेस ले रखा है। तो वीक बेस ले रखा होगा तो प्रोटॉन नहीं होगा, तब क्या होगा? तब उस कंडीशन में ArSN2 मैकेनिज्म होगी। तो अगर हम बात करें कि बेंजाइन और ArSN2 में डिफरेंस क्या है, बेंजाइन और ArSN2 में क्या डिफरेंस है? तो सबस्ट्रेट जो है वो दोनों में सेम है, ArX और ArX, ठीक बात है। और इनकी जो रिएक्टिविटी है वो फ्लोरोबेंजीन की ज़्यादा होगी। उसके बाद में यहाँ जो बेस है या न्यूक्लियोफाइल है,
बेस, यहाँ पर जो है वो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जबकि यहाँ पर जो है वो बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। ठीक है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो ArSN2 मैकेनिज्म होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो यहाँ पर क्या होगी, बेंजाइन मैकेनिज्म होगी। यहाँ पर इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है मीज़ेनहीमर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पर, और जबकि यहाँ पर इस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, जबकि इसको क्या बोला जाता है, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये चीज आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो क्या होगा, बेंजाइन मैकेनिज्म, नहीं तो ArSN2। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके पास ArSN2 रिएक्शन है या बेंजाइन मैकेनिज्म है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों में ही एराइल हैलाइड लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में एराइल हैलाइड लिया जाए तो हमें, लेकिन एक में तो लिया जाएगा वीक बेस और एक में लिया जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया लाइक NaNH2, अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर लेना होगा। अगर आपने ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया अल्कोहलिक KOH वाला, ठीक है, तो भी ये काम नहीं करेगा। अल्कोहलिक KOH के साथ कैसी रिएक्शन होगी, ArSN2। लेकिन अगर आपने सोडामाइड ले लिया NH2-, तो NH2- अगर आपने लिया तो वो बेस जो बनेगा वो यहाँ पर बेंजाइन मैकेनिज्म बन पाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या ले रखा है, 1 इक्विवेलेंट, और आपको यहाँ पर क्या करना है, बेंजाइन बनानी है। तो बेंजाइन बनाने के लिए इसकी ऑर्थो पोजीशन पर सबसे पहले NH2- होगा, सबसे पहले क्या होगा, NH2-। तो NH2- जो है वो क्या करेगा, इस H+ को यहाँ से निकालेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ आएगा तो Cl यहाँ से निकल जाएगा। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा वो कैसा होगा, वो होगा आपको बेंजाइन। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ आपको बेंजाइन मिल जाएगी। अब बेंजाइन पर क्या है, NH2-। बेंजाइन कैसी होती है, यहाँ पर तो हो रहा है एलिमिनेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। ठीक बात है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो H और Cl यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा एलिमिनेशन। अब बेंजाइन जो है खुद कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो अब ये कहाँ अटैक करेगा, पैरा पर या ऑर्थो पर, ये डिपेंड करेगा इसके +I इफेक्ट। इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं उनको मैं ये चीज जब मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म करवाया था तभी मैं करवा चुका हूं। यहाँ पर अब आप यहाँ पे देखिए, ये इसका +I देखा जाएगा, ना कि +R देखा जाएगा। क्यों, क्योंकि +R नहीं देखा जाएगा, क्योंकि ये जो बेंजाइन बनी है, क्योंकि ये जो बेंजाइन बनी है बच्चे, वो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में बनी है। तो जब p ऑर्बिटल्स होते हैं तो उन पर क्या लगता है, उन पर +R और +I लगता है। दैट मीन्स उनके अंदर ये ऑर्बिटल जो है वो आउट ऑफ द प्लेन होता है, ठीक है, तब तो लगता है +R। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, इसी प्लेन के अंदर है, यहाँ पर ये जो +R लगना चाहिए था, ये इसके ऑर्बिटल्स जो है, इसके +H जो है यहाँ पे काम नहीं करेगा, +H काम नहीं करेगा, क्या होगा यहाँ पर +I ही काम करेगा। तो हम अगर बात करें कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो NaNH2 क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा, एलिमिनेशन से बेंजाइन बनेगी। ये जो बेंजाइन बन रही है यहाँ पर 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। अब जब NH2- फिर से यहाँ पर अटैक करेगा, NH2- फिर से यहाँ पर अटैक करेगा बच्चे, तो ये यहाँ मेटा पोजीशन पर अटैक कर जाएगा। मेटा पोजीशन पर अटैक करने के बाद यहाँ NH2- और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ जब यहाँ पर नेगेटिव आएगा उसको कौन लगा देगा, उसके साथ जो है एसिडिक मीडियम देंगे, तो
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर NH2 यहाँ पर अटैक कर जाएगा। दैट मीन्स ओवरऑल इस रिएक्शन में हुआ क्या है, ओवरऑल पहले एलिमिनेशन हुआ है, बाद में एडिशन हुआ है। इस कारण इस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है बच्चे, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। सेम यहां पर क्या होगा, देखो इसका यहां पर बेंजाइन बनते टाइम आप हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे कि बेंजाइन बनते टाइम या बेंजाइन बनने के बाद की मैकेनिज्म, दोनों में ही एक ही फैक्टर काम आएगा, वो आएगा प्लस आई। प्लस आर और प्लस एच को यहां पर देखा नहीं जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि ये वाला H और ये वाला Cl यहाँ से निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता तो कैसी रिएक्शन होती, तो रिएक्शन होती ArSN2। तो यहाँ पर ये एक बेंजाइन बन जाएगी। अब देखना अब क्या होगा, इसे बोलेंगे हम एलिमिनेशन। उसके बाद में NaNH2 क्या कर रहा है, फिर से NH2 माइनस को अटैक करना है, तो इसका क्या होता है प्लस आई। जब इसका प्लस आई होगा तो ये इसको यहाँ से धकेलेगा, तो NH2 कहाँ लगेगा, इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगा। दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, NH2 ग्रुप जो है ऑर्थो पोजीशन पर अटैक हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे, पहले तो हो रहा है एलिमिनेशन और बाद में हो रहा है एडिशन। तो बेंजाइन मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। अब देखिए एलिमिनेशन एडिशन को आप ArSN2 से अलग कैसे करेंगे। यहां भी हेलोबेंजीन है और यहां पर भी क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि यहां या यहां से प्रोटॉन को निकाल सके। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बेस तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ बेस कौन सा है, CH3O-। तो बेस की तरह बिहेव यहाँ कर नहीं पाएगा। जब ये बेस की तरह यहाँ बिहेव नहीं कर पाएगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, जिससे ये Cl जो है एक बार दोनों जुड़े रहेंगे और उसके बाद में फर्स्ट स्टेप के अंदर Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ बच्चे, OCH3 एंड NO2। तो ये इस तरीके से आपको प्रोडक्ट यहां पर मिलने वाला है। तो ये कैसी मैकेनिज्म हुई, तो ArSN2। तो ArSN2 और बेंजाइन आपको पहचाननी आनी चाहिए। यहां पर NaOH में OH- है बेस, इसने क्या किया, इसको यहां से रिमूव कर दिया, तो न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया। SN2 मैकेनिज्म एरोमेटिक में हो रही है तो ArSN2। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि क्या Cl सीधा निकल जाए, Cl निकल के ये बना दें, तो ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, इसके कारण कार्बोकैटायन नहीं बनता और ArSN1 में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो आपके दिमाग में एक चीज और आएगी कि ArSN1 जो है वो कौन देता है, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जब लेते हैं N2Cl, वो क्या करता है, N2 प्लस वहां से N2Cl, वहां से N2 निकल जाती है, जिसके कारण ये एरिनियम आयन यहां पर बनता है उसमें, तब ArSN1 होगा। यहां पर दोनों ही अटैक रहते हैं, ये लेस स्टेबल होता है, जिसके कारण ये वाली मैकेनिज्म कभी भी नहीं हो पाती है। दैट मीन्स ये कैसी रिएक्शन देगा, ArSN2, काफी देर तक ये दोनों जुड़े रहेंगे, यहां पर मीजेन हीमर कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद में ArSN2 अपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है हेलोबेंजीन के अंदर ArSN2 और बेंजाइन को आइडेंटिफाई करना है। अब जो हम नेक्स्ट रिएक्शन करने चल रहे हैं वो करने जाएंगे। अब जो हम नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं वो कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेलोबेंजीन कौन कौन सी रिएक्शन देगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करती है।
तो अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि दो टाइप की हैं। कौन कौन सी? थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म या ArSN2 मैकेनिज्म। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एल्काइल एराइल हैलाइड जो है वो कौन कौन सी रिएक्शंस देता है, तो एक देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। हेलोजन कैसा है? एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में इलेक्ट्रोफाइल जो है अगर जुड़ेगा तो कैसे, कौन सी जगह पर जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पर। और यहाँ सभी में जो पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो पैरा प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर इनका अगर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव क्यों होती है? इसके कारण ऑर्थो और पैरा पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। अब देखना बच्चे, बात ये है कि जब ऑर्थो और पैरा दोनों पर नेगेटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रोफाइल ये चाहता है कि हम वहां पर जुड़े जहां पर स्टेबल हो। तो प्रोडक्ट तो हमें ऑर्थो भी मिलेगा और पैरा भी मिलेगा। तो मेजर प्रोडक्ट वो मिलेगा जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो मिनिमम हो। तो यहां पर जो है 1,4 वाला और यहां भी 1,4 वाला और यहां भी 1,4 वाला प्रोडक्ट जो है वो आपको ज्यादा अमाउंट के अंदर मिलेगा। तो यहां पर बात आ जाती है Cl2, या फिर साथ में लिख दिया जाए डार्क या FeCl3। ये क्या है? लिविस एसिड। लिविस एसिड की प्रेजेंस के अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? Cl+, जिसको क्या बोला जाता है? क्लोरोनियम आयन। तो क्लोरोनियम आयन जो है यहां पर क्या जुड़ जाएगा? पैरा और ऑर्थो दोनों पर जुड़ेगा, जिसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। यहां पर अगर इसका नाइट्रेशन करवाएं तो HNO3 और H2SO4 आपस में मिलके क्या बनाते हैं? NO2+ बनाते हैं, जिसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रोनियम आयन ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा, जबकि मेजर प्रोडक्ट जो है इनमें से कौन सा होगा? पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर सल्फोनेशन रिएक्शन की बात की जाए तो यहां पर क्वेश्चन यहां से आता है कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। देखो बच्चे, मैंने तीनों में मेंशन कर दिया कि इलेक्ट्रोफाइल आपको याद रहे। इलेक्ट्रोफाइल जो है यहां पर क्लोरोनियम आयन है, यहां पर नाइट्रोनियम आयन है और यहां पर SO3 है। ठीक है, तो यहां पर SO3 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो SO3H जो है ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, जिसमें से पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर मान लीजिए ये रिएक्शन अगर CH3Cl के साथ करवा दी जाए इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड, AlCl3 ले ले या FeCl3 ले ले, ठीक है, तो क्या होगा? CH3+ जो है वो कहां जुड़ जाएगा? ऑर्थो और पैरा पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहां पर X की जगह Cl हो तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? Cl वाले प्रोडक्ट मिल जाएगा। हम यहां भी क्या ले लेते हैं? Cl को ले लेते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपको यहां पर ऑब्टेन होंगे, जिसमें मिथाइल ग्रुप जो है एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर अटैच होंगे। तो इनमें से बात आती है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा वाला। ठीक है, इस रिएक्शन का कुछ नाम है वो आप सोच के बताइए। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन जो है वो हम बेंजीन में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर जब भी कार्बोकैटायन बनेगा उसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा, ये सब बातें हम यहां डिस्कस वहां कर चुके हैं। तो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन कब होगा? जब एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। अगर मान लीजिए इसी की रिएक्शन हम करवा देते CH3COCl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड, तो CH3CO ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा पर अटैच हो जाता। तो एसाइलेटेड प्रोडक्ट जो है वो इसे बोलेंगे हम पैराक्लोरोएसीटोफिनोन। ये क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट यहां पर हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? इन रिएक्शंस के अंदर आपको ये ध्यान रखना है
कि हेलोबेंजीन जो है वो कौन कौन सी रिएक्शन देगी। हेलोबेंजीन एक तो देगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्लोरोन हेलोजिनेशन, वो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन रिएक्शंस देगी। ठीक बात है। और दूसरा जो है हमने किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी होंगी, एक तो ArSN2 और एक होगी बेंजाइन मैकेनिज्म। तो आपको यहां पर यह चीज ध्यान में रखनी है इन दोनों में कि कब ArSN2 होगी और कब बेंजाइन होगी। तो जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे जैसे सोडामाइड या NaNH2 तो क्या होगा, तो बेंजाइन मैकेनिज्म जो है वो प्रेफर की जाएगी ArSN2 पर। अगर आपने थोड़ा सा भी वीक बेस ले लिया जैसे अल्कोहलिक KOH भी ले लिया, तो कई लोग यहां पे मैं बता रहा हूं, कई लोग क्या करते हैं अल्कोहलिक KOH के टाइम बेंजाइन करवाते हैं, जो गलत है। ठीक है, अल्कोहलिक KOH के साथ क्या होगा, ArSN2 मैकेनिज्म ही होगा। ठीक है, तो अब जो है बच्चों, अब इसके बाद जो है हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल को, अल्कोहल फिनोल ईथर को। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपकी जो क्लास है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट 50 मिनट्स की। तो मैं जो है आपका सिलेबस जो है जल्दी से जल्दी करवाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तो